बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप इस वक्त देख रहे हैं 5 बजे की बड़ी बैच, और बड़ी बैच में पिछले 4 महीनों से लगातार वो मुद्दा जो हम सबके सामने ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा और देश के अंदर पैदा होने वाले इश्यूज पर अगर बात ना हो तो सिचुएशन फिर अगली टर्न ले जाती है। इसलिए देश की सीमाओं पर क्या कुछ हो रहा है और देश के अंदर की पॉलिटिक्स क्या कुछ हो रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट जी पैनल हमारे साथ ज्वाइन भी करेगा, लेकिन आज जो शुरुआत हम करेंगे वो तेहरान यानी मॉस्को से शुरू करेंगे, तेहरान तक चलेंगे, फिर आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर से आपको पहले जरा रूबरू करवाते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मॉस्को का दौरा मुकम्मल करने के बाद तेहरान में थे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और तेहरान के अंदर राजनाथ सिंह ने लगातार बातचीत की है और जनरल हातमी के साथ जो डिफेंस मिनिस्टर है तेहरान में, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात के फोटो और डिटेल्स खुद राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाले हैं। अपने ट्वीट करके सब कुछ कहा, उन्होंने कहा कि हमने खित्ते की रीजनल सिक्योरिटी के इश्यूज को डिस्कस किया, अफगानिस्तान के हालात को डिस्कस किया, और बायलैटरल कोऑपरेशन यानी बायलैटरल इश्यूज जो हमारे हैं भारत और तेहरान के, इन्हें और ज्यादा बेहतर मजबूत कैसे बनाया जा सके, इस पर चर्चा जो है वो की गई है। और खुद आगे ट्वीट में राजनाथ सिंह ने कहा कि ये मीटिंग जो है ये काफी फ्रूटफुल रही है। अंग्रेजी का लफ्ज जो लिखा गया फ्रूटफुल रही है, दैट मीन्स कि बहुत ही अच्छे मिजाज में मीटिंग हुई है और बहुत ही अच्छे फायदे इस मीटिंग के हुए हैं। एक, भारत और तेहरान के बीच के संबंधों पर बातचीत हुई, भारत, तेहरान और अफगानिस्तान के संबंधों के बीच बातचीत हुई है, और रीजन के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, साउथ एशिया के अंदर जो कुछ चल रहा है, इसे भी डिस्कस किया गया। अब ये डिस्कशन कब हो रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिस्कशन तब हो रही है जब मॉस्को से वापस आ रहे थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और रास्ते में और हॉल्ट उन्होंने किया, रात को रुके वो तेहरान के अंदर, और तेहरान के अंदर उनकी मुलाकात जो आज हुई है वो हुई है वहां के डिफेंस मिनिस्टर जनरल हातमी से। और तेहरान के अखबार और तेहरान की मीडिया क्या कुछ कह रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तेहरान के ऑफिशियल मीडिया या तेहरान के अंदर जो पत्रकार है वो इस बात को मान रहे हैं कि देखिए ये वार्ता उस वक्त हुई है जब 2 न्यूक्लियर पावर सामने सामने हैं लद्दाख के अंदर, जब विश्व 2 हिस्सों में बंट रहा है। इस बीच ईरान और भारत की दोस्ती एक नया मोड़ ले सकती है, ये ईरान के अखबारों में आज लिखा गया है। यानी ईरान के अंदर की पॉलिसी और ईरान जो कुछ चाह रहा है वो अक्कासी आज अखबारों में दिखी है। जिस तरीके से लगातार हम ग्लोबल टाइम्स की बात करते हैं, क्योंकि कभी कभार बड़ी बातें वहां से छन कर आती है, यहां पर जो सरकारी पॉलिसी है वो भी बाहर आई है। इसी से शुरुआत करेंगे। आज मेरे साथ इस चर्चा के लिए शैलेंद्र दुबे साहब पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर ज्वाइन कर चुके हैं मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र दुबे साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान साहब मेरे साथ है। चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। एंड मेरे साथ स्टूडियो के अंदर इस वक्त रहमत कलीम भी मौजूद है। रहमत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले शैलेंद्र दुबे साहब, मॉस्को से जब मैं शुरू करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट था, न सिर्फ देश की नजरें, विश्व भर की नजरें मॉस्को पर थी कि मॉस्को के अंदर जब 2 देश के जो डिफेंस मिनिस्टर बैठेंगे और मामला क्या है लद्दाख, LAC पॉइंट ऑफ डिस्कशन पिछले 4 महीनों से, वहां पर यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ पॉजिटिव मैसेज लेकर बाहर आएंगे। लेकिन 2 अलग अलग बयान हैं, एक बयान जो बीजिंग से आया, एक बयान जो भारत सरकार का था। दोनों बयान जो है वो लेफ्ट एंड राइट जा रहे हैं। मॉस्को की मीटिंग से लेकर तेहरान तक का जो सफर है और तेहरान के अंदर जो बात अभी हो रही है, कितनी डिफरेंट, क्या कुछ एक जैसा दिख रहा है आपको, और इसमें क्या कुछ कंसेंसस आपको नजर आ रहा है? देखिए गौहर साहब, जो अभी लेटेस्ट ये डेवलपमेंट हुआ है हमारे भारत के रक्षा मंत्री की विदेश यात्रा के दौरान मॉस्को के अंदर, उसमें जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वहां के एक वेटरन लीडर के तौर पर उनकी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो कहीं न कहीं पिछले 80 दिनों के दौरान और लगभग 3 बार उनके द्वारा किया गया प्रयास अपॉइंटमेंट के लिए, और वो हमारे भारत के रक्षा मंत्री के पास मिलने के लिए स्वयं
उनके होटल में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी छटपटाहट को दिखाता है कि वो कितना बेचैन थे हमारे भारत के रक्षा मंत्री से मिलने के लिए। रहा सवाल इस बात का कि चाइना का स्टेटमेंट और इंडियन गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो मैच क्यों नहीं हो रहा है, तो चाइना की कभी किसी भी बात पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और हमें अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए, अपना पक्ष मजबूती के साथ जो है रखना है, अपनी बात रखनी है उस दिशा में। यदि चाइना उसको इंडोर्स करता है, एग्री करता है, वेलकम है, नहीं करता है तो मजबूती के साथ उसको जो है उसको आईना दिखाने की आवश्यकता है, वो भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी क्या है कि इंडिया के जो प्राइमरी इंपैक्ट वाले जो कंट्री हैं, जो इन टर्म्स ऑफ द रिलेशन में कहना चाहूंगा, उसमें चाइना और पाकिस्तान, इसके अलावा तीसरा कोई भी देश नहीं है पूरे विश्व के अंदर जिसका प्राइमरी कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला है रिलेशंस को लेके। ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, या फिर अन्य देश, ये सेकेंडरी रिलेशन अफेक्शन में हम इनको काउंट करेंगे। तो भारत की पूरी कोशिश है, देखिए भारत अगर ये चाहे कि चाइना किसी तरह से उसकी सामाजिक बातचीत और एक शांति प्रिय जो वार्ता है उसमें वो मान जाए, वो मुझे नहीं लगता है वो संभव है, और न ही पाकिस्तान के द्वारा ये चीज जो मानी जाने वाली लगती है मुझे। लेकिन जो सेकेंडरी इंपैक्ट वाले कंट्रीज हैं, चाहे वो ईरान हो गया, चाहे नॉर्थ कोरिया हो गया, तो इंडिया की जो कूटनीतिक जो प्रयास है वो उसी दिशा में चल रहा है। और मॉस्को के यात्रा के दौरान चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे कजाकिस्तान हो या तुर्किस्तान हो, उन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात जो कि एस जयशंकर के द्वारा भी हो रही है, हमारे विदेश मंत्री के द्वारा, और इधर ईरान के अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो उसी दिशा में है राइट कि सर। भारत के द्वारा कूटनीतिक स्तर पर जो सेकेंडरी इंपैक्ट जो पड़ने की कोई भी संभावना है उसको टैकल किया जाए। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपसे लगातार हम चर्चा कर रहे थे और मुख्तलिफ इश्यूज पर आप खुलकर बात अपनी रख रहे हैं। इस वक्त आज के दिन में जब अभी म्यूचुअल कंसेंसस कहीं नजर नहीं आ रहा है, आज भी मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही है कि दोनों तरफ से जो है वो तैयारियां काफी तेज हो रही हैं, तो ईरान का अंदर डिफेंस मिनिस्टर का जाना और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात करना, सब रीजन कॉन्फ्लिक्ट पर बात करना और अफगानिस्तान को डिस्कस करना, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है और ईरान में भी है। इस ईरान जाने का एक मतलब ये भी निकलता है कि जो क्वेड की हम बात कर रहे थे, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये एक अलायंस है जिसमें सिर्फ ये तय हुआ था कि हम लड़ाई की स्थिति में अगर चीन आक्रमण करेगा तो एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिका इसका मिलिट्री अलायंस नेटो की तरह बनाना चाहता है, हिंदुस्तान ने अभी उसकी सहमति नहीं दी है, और अब ईरान में जाना इस बात का इशारा है क्योंकि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी सबको मालूम है। तो ईरान में उसका जाना ये साबित करता है कि अगर हम किसी तरह से इस मिलिट्री अलायंस में शामिल भी हुए तो इस शर्त पे शामिल होंगे कि हमारा रूस और हमारे ईरान के साथ में जो संबंध है वो अक्षुण्ण रहे। और हमको पर्शियन गल्फ में जो हो रहा है वहां पे यूएस, ईरान और यूएई और इजराइल का यूएई से संबंध बनाना, इससे हम भी कंसर्न है। हम अफगानिस्तान से भी कंसर्न है। अफगानिस्तान में जब तक अमेरिका था तब तक हमने खूब निवेश किया, लेकिन अब अमेरिका के विड्रॉल होने के बाद वहां पे तालिबानी हावी हो जाएंगे, खास तौर पे हक्कानी नेटवर्क, और हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, यानी कि हमारे इंटरेस्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा हमें अपनी नीति अफगानिस्तान में भी बनानी है। तो हमें ईरान से अपना जो चाबहार पोर्ट है उसमें हमारी जो हमारा कुल निवेश मिलाकर ये माना जाए टीपी त्यागी साहब, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, एक उस इन्वेस्टमेंट को भी हमने सिक्योर करना है, फ्यूचर चैलेंजेस जो आने वाली है उसको भी हमने आज से ही मॉडर्नाइज होके आगे बढ़ाना है, ठीक करना है, ताकि आगे इस तरीके की परेशानी ना हो। कर्नल जितेंद्र चौहान सर, आपका व्यू पॉइंट, उसके बाद रहमत का भी मैं लूंगा एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव, लेकिन आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि राजनाथ सिंह साहब ने खुद आज कहा कि बहुत ही मुफीद बातचीत हुई है, फ्रूटफुल टॉक्स हुए हैं विज़ाविज़ अफगानिस्तान, विज़ाविज़ इंडिया एंड चाइना, विज़ाविज़ इंडिया एंड रूस,
अपना ईरान। तो ये जो रूस से हम चले थे बातचीत का सफर लेकर, इस मसले में हमने ये चाहा था कि चीन जो है वो किसी न किसी तरीके से दबाव में आए, वो बातचीत हो, लेकिन वो मामला कहीं टिक नहीं पा रहा है। आज के दिन भी जब हम अलायंस को देखते हैं, रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो वो ये बता रही हैं कि चाइना अभी उसी मस्त हाथी की तरह है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए गौहर जी, आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। जब राजनाथ सिंह मॉस्को गए थे एससीओ के अंदर, एंड एससीओ के अंदर जो ईरान है वो भी ऑब्जर्वर कंट्री की तरह पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। वहां ने उन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ बात, उनको भी एक इंश्योरेंस दिया कि देखिए हम लोग एक साथ मिलकर रहना है। उसके बाद वो आए तेहरान, ठीक है। यहाँ पे आना बहुत बड़ा मायने रखता है। आप से देखेंगे कि ये उनकी विजिट पहले से प्लान नहीं थी, क्योंकि ईरान का, जैसे त्यागी सर ने बताया है, दुबे ने बताया है, बहुत सही बात उन्होंने बताई है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन पे क्या होता है कि काफी कंट्रीज के जिनके आपस के रिलेशन शायद अच्छे ना हो, लेकिन इंडिया ने उनको सबको बैलेंस लेके चलना है। तो यही इसने किया। हमारे लिए ईरान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ईरान अफगानिस्तान दोनों का। अफगानिस्तान का इसलिए है क्योंकि चाइना क्या करेगा, चाइना अफगानिस्तान के अंदर अपना पैड बनाना चाहेगा, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर उसका चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं सफल हो पाता तो उसको अब डिटूर लेने की जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान पहुंचने के लिए, पहली चीज। दूसरी, ईरान के अंदर चाइना ने, अगर आपने देखा होगा, करीब $400 बिलियन एक्सपेंड किया उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एग्रीमेंट कर रखा है। तो चाइना ईरान के अंदर भी अपनी पैड बनाना चाहता है, इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कि ठीक है आपके जो भी रिलेशन है इकोनॉमिकल, लेकिन इंडिया के साथ भी ईरान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जबकि हम ओवरऑल प्रॉस्पेक्ट में देख रहे हैं। अभी रसिया के साथ हमारी, आप देख रहे होंगे, नेवल एक्सरसाइज चल रही है, जबकि इससे पहले हमने अमेरिका के साथ किया है। तो दोनों तरफ से बैलेंस लेके जो चलने की नीति है भारत की, वो बहुत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में जो त्यागी सर ने बोला क्वाड वाला, अभी क्वाड की अगली मीटिंग जो है इंडिया में होनी है, और क्वाड का जो फॉर्मेशन अगर देखा जाए हुआ है चाइना के खिलाफ। बीच में हुआ था 2008 में, हमने थोड़ा सा इसके पीछे हट गए थे, जो भी रीजन रहे उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन दोबारा फिर इस गवर्नमेंट ने अगस्त तारीख उसको फिर एक्टिवेट किया है और क्वाड को स्ट्रांग बनाने। राइट सर, क्वाड को स्ट्रांग बनाने के बीच में ये मीटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रहमत, ये बताइएगा, जो आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे नेशनल पेपर्स की, वहाँ के ईरान के नेशनल पेपर्स की, या इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इस वक्त भारत और ईरान के रिश्ते को देख रहे हैं, और कितना इम्पोर्टेंट ये मैसेज है बीजिंग के लिए कि आप जो कुछ भी चाहें, हम दोनों के रिश्ते बड़े मजबूत है। क्योंकि आज खुद राजनाथ सिंह ने जब ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हमारे पुराने संबंध हैं और वह संबंध किसी तरीके से भी खराब नहीं होंगे। जी देखिए, बिल्कुल इशफाक, सबसे पहले और बड़ी बात यह है कि जब मॉस्को में मीटिंग हुई थी, बहुत ही अहम और पुरुम्मीद मीटिंग थी, लेकिन उम्मीदों पर कोई ये मीटिंग खड़ी नहीं उतरी, जिसके बाद फौरी तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया कि वो ईरान के लिए निकलेंगे। ईरान जाने का सबसे बड़ा और ब्रॉड मकसद ये था कि चीन के साथ हालात बहुत जल्द साजगार नहीं होंगे। ऐसे में चीन के जो दोस्त हैं, जो हमारे भी दोस्त हैं, हमारी दोस्ती और चीन की दोस्ती में किससे ज़्यादा मजबूती है? अगर हालात ख़राब होते हैं तो फिर ईरान कहाँ जाएगा? हमारी जो दोस्ती है ईरान के साथ, उसे मज़ीद मजबूती देने के लिए ये दौरा था। और कहीं ना कहीं अगली जो मीटिंग होने वाली है वज़ीर ख़ारजा की, और इस मीटिंग के बाद ईरान में कैसा माहौल है, ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहा, वज़ीर दिफा ब्रीफ करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर खाका तैयार होगा। उसके बाद उसी हिसाब से बात की जाएगी अगली मीटिंग जो होगी उस मीटिंग की। लेकिन इस वक्त एक आलमी सतह पर आप देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान और चीन ही के दरमियान नहीं, आलमी सतह पर अमन की कहीं बात नहीं हो रही है, हर जगह जंग की बात हो रही है, चाहे वो यूनाइटेड अरब की हौसियों से हो, या फिर खलीज फारस में ईरान की खुद हो, या खलीजी ममालिक के साथ हो, और हिंदुस्तान और चीन के दरमियान हो। इन तमाम ममालिक की बात करें, आलमी सतह पर सिर्फ और सिर्फ जंग की बात हो रही है। और इस जंग के बीच में ग्रुपबंदी का जो सिलसिला है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी ग्रुपबंदी की एक कोशिश हिंदुस्तान ने पहले भी की थी, और ये भी एक कोशिश। राइट, यानी कुल मिलाकर हम ये देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जिस तरीके से ये अब मुख्तलिफ खानों में बट रहा है, उसमें हर एक ये कोशिश कर रहा है कि देखिए मेरे हिस्से वाला जो हो, मेरे जो दोस्त हो, जो मेरे अलायंस में हो, वो सबसे मजबूत हो और वो पावरफुल भी हो। ये इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त एक और भी आ रही है जो बड़ी अहम है इसी मॉस्को के दौरे के साथ। वो इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि मॉस्को वार्ता पर
मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो देश भर के अंदर भी देखने को मिल रही है और विदेशों से भी इसी तरीके का माहौल जो है वो बना हुआ है। मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है इस वक्त, क्योंकि माना जा रहा है कि मॉस्को के अंदर जो वार्ता हुई है जिसमें रक्षा मंत्री गए हैं, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक्स जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे, यानी जयशंकर जी की मुलाकात होनी है और यहाँ तक भी कार्ड्स प्ले किए जा रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा एससीओ कॉन्फ्रेंस में, अगर बर्फ पिघली तो जिनपिंग और मोदी के बीच भी मीटिंग हो सकती है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अपने सोर्सेज से जो ग्राउंड जीरो पर है, जो पल पल की खबर रख रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरीके का माहौल रूस कर रहा है, जिस मध्यस्थता के साथ और डिप्लोमेटिक चैनल्स को लेकर रूस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और दोनों देशों के बीच ये जो तनातनी है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। एक फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग जो ऑलरेडी शेड्यूल है और अगर एज पर सेट डेडलाइन सारा ठीक ठाक चला तो आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर्स भी मिलेंगे, जिनपिंग साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग होगी। तो मैं ये समझूं कि जो मीडिया में हम पढ़ रहे हैं शायद वो 100% सही नहीं है और अंदर खाने और भी बड़ी बातें जो है वो चल रही हैं। मैं ताकि सबसे पहले आपकी के पास ये रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर लेवल की भी बातचीत होगी, तब पॉसिबल है ना जब नीचे बर्फ पिघलेगी। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ और भी चल रहा है डिप्लोमेटिक चैनल्स पर जो अभी हमारी नजरों से ओझल है? बिल्कुल लगता है सर ऐसा। हमने हिंदुस्तान ने एक बहुत अच्छा प्री एम्प्टिव एक्शन पहली बार लिया है। अब तक हमने 1962 से लेके आज तक प्री एम्प्टिव एक्शन नहीं लिया। जो हमने पैंगोंग लेक के सदर्न बैंक में ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप और रेकिंजा ला, इन पे जो एक्शन लिया है और आसपास की सारी पहाड़ियों को घेरा है और जिसकी वजह से मिलिट्री गैरिजन जो चाइना का है मोल्डो और उनके सारे स्टोर डिपो और टैंक का कंसंट्रेशन हमारी एक स्वीपिंग ऑब्जर्वेशन में और डोमिनेंस में आ गया है। इसकी वजह से चाइना कुछ पीछे गया, लेकिन रशिया में जब मीटिंग हुई तो हो सकता है कि डिप्लोमेसी के लिहाज से रशिया ने पूरी तरह से हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का साथ नहीं दिया और उसने कुछ ऐसा कहा कि जैसे ये डिफेंस मिनिस्टर जो एक्शन लिया गया है, एग्रेसिव एक्शन, वो चाइना के द्वारा नहीं इंडिया के द्वारा लिया गया है, जिसने कंपेल किया कि वो ईरान में गए। अब ईरान में जाने के दो फायदे हमको सीधे सीधे हुए। पहला तो ये कि अमेरिका ये ना समझे कि हम उसकी मिलिट्री अलायंस के पार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और दूसरा चाइना ये ना समझे कि अगर उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ईरान में कर दिया है तो ईरान चाबहार के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा कब्जा वो चाइना को दे देगा। और फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि जो मेरी ब्रिगेडियर जनरल हतामी साहब के साथ मीटिंग हुई है वो बड़ी फ्रूटफुल हुई है, यानी कि बड़ी परिमाणजनक हुई है, बड़ी सक्सेसफुल हुई है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे जो पुराने रिश्ते ईरान से रहे हैं उनमें थोड़ी गर्माहट दोबारा से आई है। मैं आप दुबे साहब आपसे भी जरा फटाफट से एक टेक ले लूं। ये जो ट्रैक 2 वाली डिप्लोमेसी है, क्या ये अभी भी काम कर रही है दोनों देशों के बीच में, चाइना एंड इंडिया के बीच में, कि किसी तरीके से ये बॉर्डर टेंशन खत्म हो जाए, जो हम लगातार देख रहे हैं कि रशिया काफी प्रोएक्टिवली काम कर रहा है इस पूरे मामले पर? रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो है युद्ध हो। उसका कारण है, मैं अगर लॉजिकल समेशन देना चाहूं, कि यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें कहीं न कहीं जो सराउंडिंग नेबर्स हैं चाइना के, चाहे ताइवान हो, चाहे जापान हो, चाहे वियतनाम हो, ये लोग इन्वॉल्व होंगे और यूएस भी उसमें अपने को जो है इन्वॉल्व करेगा फ्रंट पे आके। तो ऐसी सिचुएशन में रशिया के पास जो है दो ही विकल्प होंगे, या तो वो अपने को न्यूट्रल रखे या फिर जो मतलब इंडिया को सपोर्ट करे। क्योंकि आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है विश्वव्यापी कोरोना पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी कंट्री, मैं सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर बाकी कोई भी सेकंड कंट्री पूरे वर्ल्ड में चाइना को सपोर्ट नहीं करने वाला। हो सकता है इस बात से बहुत से लोग एग्री ना करते हो, लेकिन मैं ये आपको बड़ा एज ए एनालिस्ट मैं ये कह सकता हूं, एक्सेप्ट पाकिस्तान, नो सेकंड कंट्री इज गोइंग टू सपोर्ट टू चाइना। हो सकता है पाकिस्तान भी न करे,
अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस अगर जनरेट हो जाए पूरा विश्वव्यापी, हो सकता है पाकिस्तान भी ना करे। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आऊंगा चौहान साहब आपके पास, लेकिन मैं चौहान साहब आप ही के पास जरा फटाफट से आऊंगा पहले, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वाकई तौर पर अमेरिका एक अलायंस के तौर पर मैदान में आना चाहता है या सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड खेलकर ट्रम्प साहब इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। क्योंकि आज वॉशिंगटन पोस्ट और वो बड़े अखबारों की अंदर जो एडिटोरियल्स और ओपिनियन छप रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए चाइना की लेबल लेकर और चाइना को ढाल बनाकर ट्रम्प अपनी नाकामियों को छुपाकर इलेक्शन में उतरना चाहते हैं। तो ये जो वहां पर अब ओपिनियन बन रहा है कि रियली ये ट्रम्प कार्ड ट्रम्प खेल रहे हैं। गौर जी शायद यहाँ मैं आपसे सहमत ना हूँ, क्योंकि ट्रम्प का क्या जैसे शुरू से पहले देखिए इंडिया ने इकोनॉमिक स्टेप लिए थे चाइना के अगेंस्ट, उसके बाद फिर ट्रम्प ने अमेरिका ने भी स्टार्ट कर दिया। अमेरिका ने भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि चाइना एम्बेसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि विद इन द चाइना अगर उनके कोई भी एम्बेसी के लोग जाना चाहते हैं कहीं तो उसको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन पहले वो फ्रीली मूव कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है। और सेकंड, जिस तरह से साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका ने पोस्चरिंग की है अपनी, वो भी ये साबित करती है कि देखिए अभी अमेरिका भी चाहता है कि ये वंस फॉर ऑल जो इसकी विस्तारवादी नीति है, जिस तरह से चाइना अपने को हर तरफ विस्तारवादी नीति फैला उसको कम किया जाए। और यही रीजन है कि सबने इकोनॉमिक चोट पहुंचाई है चाइना के ऊपर। अभी आते हैं हम रशिया के ऊपर। जैसे रशिया की मैं तो मानूंगा ये विजिट बड़ी अच्छी रही, क्योंकि रशिया ने शुरू से इंडिकेशन दिया है कि वो चाइना के साथ नहीं जाएगा, और यही एक रीजन था। उसने इंडिया के साथ एक्साइज भी, नेवल एक्साइज भी रखी है, और साथ में उसने अपने जो वेपन सिस्टम की जो सप्लाई थी चाइना की वो भी उसने रोक दी, जबकि इंडिया के उसने जारी रखी थी। ये भी रशिया नहीं चाहेगा कि वॉर हो इस टाइम पे। और मैंने आपके ही चैनल पे दूसरे प्रोग्राम में कहा था कि रशिया हर तरह चाहेगा कि वॉर की जो सिचुएशन चाइना और इंडिया के बीच में है वो किसी तरह से टल जाए, वो ना होने पाए। और इस टाइम आप देखेंगे कि चाइना बार बार आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाइना को भी एक फेस सेविंग चाहिए। चाइना के लिए भी फेस सेविंग चाहिए। एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खेल सके। फटाफट से रहमत, जो ट्रेड की बात हो रही है, टॉक्स की बात हो रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, एक तरफ से दोनों देश आमने सामने हैं, दूसरी तरफ से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिल रहे हो, कह रहे हैं चलिए अभी ये जरा भी चलता रहा है, और वो तो चल ही रहा है जो कुछ चल रहा है। तो कि एक तरफ से हम साउथ चाइना सी में सप्लाई चेन को बदलने की बात कर रहे हैं, क्वाड की मीटिंग दिल्ली में बुलाने की बात कर रहे हैं, और दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स बात भी कर रहे हैं। ये बड़ा अचंबा है जो यूएस की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी देखिए, बिल्कुल अमेरिका के जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प इंतज़ामिया के पास अगर जो पहले दिन से देखें, जो अमेरिका की जो मीडिया है या फिर जो ग्लोबल मीडिया है, वो पहले दिन से कहती है कि फॉरेन पॉलिसी के मामले में अमेरिका में ट्रम्प इंतज़ामिया बहुत हद तक नाकाम रही है। यही वजह है कि कोई सॉलिड फैसला नहीं है, आनन फानन फैसला होता है, चलो चाइना को बैन करना है, ट्रेड डील खत्म करनी है, इस तरह के फैसले होते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है, जो कई सालों से वहाँ के हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ चीज़ें बचा के रखते हैं। यही वजह है कि अंदरूनी खाना कुछ चलता रहता है, दिखाने के कुछ और होते हैं। यही वजह है कि आज जो हमें एक खबर मिली कि SMIC एक चिप बनाने वाली चाइना की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है। इस पे शक है अमेरिका को कि ये चाइना की मिलिट्री से जुड़ी हुई है, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं इस पे जासूसी का इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फौरन बयान आया कि अमेरिका अब सोच रहा है, अमेरिका की तरफ से कि सोच रहा है कि चाइना के साथ इस डील को खत्म किया जाए, जिसकी वजह से चाइना का बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है, एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, क्योंकि अब जरा देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। ये जो मॉस्को से लेकर तेहरान और तेहरान से लेकर बीजिंग की बातें हो रही है, इस बीच स्टेट पॉलिटिक्स हमारी क्या कुछ करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगरचे कांग्रेस की तरफ से अभी कोई बात क्लियर नहीं कही गई है, लेकिन कांग्रेस के बाद सुब्रमण्यम स्वामी साहब पिछले 2 दिन से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और सुब्रमण्यम ने एक और बार, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का एक और ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत हुई है ये एक गलत डिसीजन था, नहीं होना चाहिए था, और जो विदेश मंत्री मिलने जा रहे हैं इसको भी हमने डेफर करना चाहिए। हम चीन के साथ किसी तरीके से वार्ता में ना जाए, क्योंकि चीन अभी तक अपनी गलती को मान नहीं रहा है।
और वो लगातार ये बता रहा है विश्व को कि देखिए हम तो सही है और भारत की फौजें जो है वो लगातार हम पर आक्रमण कर रही है, हमारे एरिया को दबाना चाहती है। जब तक ये प्रोस्पेक्टिव उनका है तब तक कोई बातचीत ना हो। तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर जरा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आऊंगा दुबे साहब, ये जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब जब भी बात करते हैं तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है। आज जो लॉजिक दिया गया वो ये है कि देखिए आपने तो मीटिंग की लेकिन स्टेटमेंट जो आए वो अलग अलग आए, इसमें कोई फन नहीं है, इसलिए मिलना नहीं चाहिए। और विदेश मंत्री तो बिल्कुल भी ना मिले। अभी मुझे उम्मीद है कि शाम तक वो प्रधानमंत्री के बारे में भी कोई ना कोई ट्वीट जरूर कर देंगे। देखिए गौर साहब, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो आकलन है वो कहीं न कहीं कंक्लूजन को लेकर है। जैसा मैंने पहले ही आपको उल्लेख किया था कि चाइना के साथ जो है बाइपोलर डायलॉग का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर हम कूटनीतिक तौर पर अपने को मजबूती पैदा करना चाहते हैं तो तमाम ऐसे देश हैं जिनके साथ चाइना के भी रिश्ते ठीक ठीक हैं और इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो एक इनिशिएशन दिया जाता है, पहल की जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए डायलॉग करना एक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो इंडियन गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे जो अपने डिप्लॉयमेंट हो या तमाम ऐसी जो चीजें हैं, चाहे वो आपके वेपन्स का प्रिकॉर्मेंट है, तो उसको मजबूती के साथ रख रही है, वो अपनी जगह है। और कूटनीतिक तौर पर जो है अपना पक्ष मजबूत करना वो बहुत आवश्यक है। अगर मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने इस बात को रखना चाहूं तो कोई भी देश सबसे पहले जो संबंध बनते हैं वो आर्थिक तौर पर जो ट्रांजैक्शन होता है उसके आधार पर बनते हैं। किसी भी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई भी जो संबंध है कभी स्थायी नहीं होता। अब फॉर एन एग्जांपल रशिया के साथ जो इंडिया का जो रिलेशन है वो आज क्यों स्ट्रांग है, क्योंकि एक बहुत लंबे दशकों से इंडिया एक अच्छा इंपोर्ट करता है डिफेंस सेक्टर में रशिया के साथ में। दैट इज द मेन रीजन टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग रिलेशन। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फ्रंट पे इंडिया ने जो मल्टीपल अप्रोच को रखते हुए, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हो, चाहे एशियन कंट्रीज हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे यूएस हो, सबके साथ एक अच्छा जो है संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राइट, ये जो दुबे साहब बता रहे हैं ना कि देखिए हम तो मल्टी फ्रंट पर काम कर रहे हैं, कहीं पर फाइनेंशियली, कहीं पर और किसी तरीके से, लेकिन जब सुब्रमण्यम स्वामी साहब के स्टेटमेंट को देखते हैं तो आज के दिन में वो सही भी लग रहा है। आपके नजर में, चूंकि आप बैटल ग्राउंड को जानते हैं, अगर बात नहीं तो हमारे हाथ में है क्या? क्या जंग अल्टीमेट सोल्यूशन है इस मसले का, जो कुछ हम देख रहे हैं लद्दाख के अंदर? सुब्रमण्यम स्वामी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और आप देखिए कि अगर हम ये चाइना से कह देते हैं कि हम आपके साथ तब तक कोई डायलॉग नहीं करेंगे जब तक आप अप्रैल से पहले वाली सिचुएशन में नहीं आ जाएंगे, क्या हमने पाकिस्तान को नहीं कहा ऐसा कि जब तक आप आतंकवादी गतिविधि खत्म नहीं करेंगे हम आपसे बात नहीं करेंगे? तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? नंबर 2, चाइना की सिचुएशन को समझिए। उसकी पहली संधि तो कहती 1960 में, मगर 1996 वाली संधि में एक सेंटेंस था, बोथ साइड्स विल रेस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग LAC। अब उसमें चाइना ने कहा इसमें से एग्जिस्टिंग वर्ड हटा दीजिए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा हाँ जी आप कह रहे हैं तो हटा देते हैं। इसका मतलब उसी दिन से चाइना के दिमाग में उठता कि अगर हम एग्जिस्टिंग LAC की रेस्पेक्ट करेंगे तो फिर हम LAC को ब्रीच नहीं कर पाएंगे। तो जिसके जड़ के अंदर ही ये था कि हमें LAC ब्रीच करनी है और करता रहा, और 2013 तक 6500 स्क्वायर किलोमीटर उसने ब्रीच किया और हम चुपचाप उसे ओके करते रहे। ये पहला मौका आया कि जब हम आके खड़े हुए, और अगर हम सिचुएशन को एक्सप्लोर ना करें तो हम किस बात के सिपाही है? सिपाहियों के यहाँ एक विड्रॉवल फेज होता है, डिफेंस का है, अटैक का है, तो एक विड्रॉवल का भी फेज है। और वो विड्रॉवल फेज ये कहता है कि एक्सप्लॉइट करो दुश्मन को। अब हमारी सिचुएशन ऐसी है कि राइट दुबे साहब कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? ठीक है दुबे साहब ऐड ऑन कीजिए, मैं चलता हूं फिर चौहान साहब के पास भी। देखिए अभी जो कर्नल साहब ने कहा, जो कंपैरिजन की पाकिस्तान और चाइना के साथ जो है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। पाकिस्तान के जो एग्जिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, वो चाइना के कंपैरिजन में कहीं नहीं टिकती। जो है पाकिस्तान की जो एक्टिविटी है वो इंडिया के अंदर रेगुलरली जो है इंट्रूजन को फेवर करती है, टेररिज्म को, जबकि चाइना के साथ ऐसा नहीं है। इसका मतलब चाइना जो है विस्तार, इसका मतलब हम सिद्धांतों को आदमी देख के बदल देते हैं। हिंदुस्तान नहीं, वो जायज बात है।
जाहिर सी बातें करना पड़ेगा। उसका कारण है, लॉजिकल सबमिशन ये है कि यदि कोई मजबूत आपका शत्रु है तो आप उसके साथ एकदम युद्ध में नहीं कूद सकते, आपको उसके लिए तैयार भी होना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकली तैयारियां करनी पड़ेंगी। शायद भारत भी उसी तरीके में था कि स्ट्रेटेजिकली तैयारियां करने के बाद जब सब कुछ हाथ में आया, अब जाकर हम भी बातचीत के लिए कह रहे हैं कि भैया आइए अब जरा हमारे साथ दो हाथ करके बात कीजिए। आता हूं आपके पास भी और आपके पास भी आऊंगा रहमत कलीम। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इसी के साथ पर्टेन करती है, जब हम यहां पर ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी क्या कुछ चल रही है। कांग्रेस पहले ही बहुत सारे सवाल उठा चुकी है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब का सवाल अपनी जगह। लेकिन ग्लोबल टाइम्स क्या कुछ कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है जी। ग्लोबल टाइम्स अपने इदारे अपने एडिटोरियल में क्या कुछ आज लिख रहा है, कह रहा है कि विंटर्स के अंदर भारत पर हमला हो सकता है। सर्दियों में भारत हमला करेगा जी चाइना पर, और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा, ग्लोबल टाइम्स के अंदर लिखा गया। और साथ नेशनलिस्ट फोर्सों के सामने मोदी हुकूमत जो है वो बेबस हो रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसका ये नतीजा है कि सिचुएशन एलएसी पर खराब हो रही है। डिप्लोमेटिक जरिए से मसले का हल निकाला जा सकता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसके आगे वो लिखते हैं अमेरिका के हाथ में भारत खेल रहा है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते के अंदर, पूरे इलाके के अंदर हालात बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं अगर भारत ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया। यानी भारत से लेकर अमेरिका तक आज के एडिटोरियल में जगह दी गई। और सबसे पहले चौहान साहब, ये जो ग्लोबल टाइम्स की हम बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट से कहते हैं क्योंकि आपका बीजिंग का विदेश मंत्रालय कुछ कहे न कहे, ऑफिशियली अनऑफिशियली ग्लोबल टाइम्स उसकी अक्कासी करता है, उसका रिपल्शन होता है। तो ये जो ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि विंटर्स में जी हमला करेंगे आप, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश में है या क्या है? एक, और दूसरा कि एक नेशनलिस्ट फोर्सों की हवा है जी जो हालात को ठीक नहीं करने दे रही है यहां पर, और तीसरा कि हम अमेरिका के हाथ में खेल रहे हैं और ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। देखिए गौरव जी, पहली चीज जो ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, मैं उसी पर पेज में आपको बताना चाहता हूँ। लड़ाई चार फ्रंट पे होती है, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, साइकोलॉजिकल फ्रंट पे और बॉर्डर पे। अभी ग्लोबल टाइम्स का जो उसने लिया है वो साइकोलॉजिकल फ्रंट है। जो साइकोलॉजिकल फ्रंट के अंदर वो अपने लड़ाई लड़ना चाहता है, तो उसमें कोई हर देश करता है वो भी कर रहा है, इसको हमने अपने हिसाब से लेना चाहिए। मैं अपने इंटरनल पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा, किसी के स्टेट में कोई पॉलिटिकल पार्टी में बात एकदम नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरा हम आते हैं, जो बात की आई थी, दुबे सर ने बोला था कि बातचीत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए एक चीज, अभी जो लड़ाई होती है, लड़ाई आप लोकली नहीं लड़ते, लड़ाई आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपने साथ लेके चल के तब लड़ना होता, तब आप जीतेंगे, ठीक है। तो वही इंडिया कर रहा है, अपने आप को स्ट्रांग पॉइंट पे लाया। उसने मना किया, उसने कहा हम आइसोलेशन में बात नहीं करेंगे। जब आपने बात करने की कोशिश की इकोनॉमिक के, तो उसने कहा नहीं, हम अब बात जो करेंगे कंपोजिट बातचीत होगी और उसके अंदर बॉर्डर का एरिया पहले डिस्कस किया जाएगा। अब भारत एक तरफ से मैसेज देना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, देखिए मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आपने लड़ाई मेरे ऊपर ठोकी तो मैं उसके लिए तैयार बैठा हूँ, इसलिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। और आपने कहा बातचीत, अगर बातचीत से हल निकलता है बहुत अच्छी बात है, बशर्ते कि बातचीत अब हमारे टर्म्स पे होगी। और यही राजनाथ जी ने वहां रसिया में भी कन्वे कर दिया उनको कि देखिए आपका नहीं, कि किसने क्या लिया कि अब हमारे टर्म्स में बातचीत होगी, जो आपने कहा वो टर्म्स सेट नहीं होंगे। राइट सर, टर्म्स कंडीशंस अब पहले प्री सेट होंगी, उसके बाद ही बातचीत के लिए आगे बढ़ेगी। रहमत कलीम, ये जो दिल्ली से बीजिंग तक की सियासत है, जिस तरीके से अब ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है जी हम अमेरिका के इशारे पर कर रहे हैं, जबकि सबको पता है कि हुआ क्या है, किस तरीके के हालात आज से 4 महीने पैदा किए गए और कब कब हमने बातचीत की, इवन कि कल दिन भी हम बातचीत करते रहे उनके साथ, लेकिन फिर भी कोई चीज़ जो है वो ग्राउंड पर बदली नहीं। तो ये जो ग्लोबल टाइम्स इशारा कर रहा है, ये कहाँ की ओर ले जा रहा है हमें, और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ग्लोबल टाइम्स ने जो अफवाहें फैलाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसमें अच्छा हुआ कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दिफ़ा ने मुलाकात कर ली चीनी वज़ीर दिफ़ा से, वरना फिर जो आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा फैलाता है कि हिंदुस्तान जो अमन की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, खित्ते की सलामती की बात करता है, जब अमन की बात करने के लिए हम टेबल पर बुलाते हैं तब नहीं आता है। तो कल जो मीटिंग हुई थी, मॉस्को में जो मीटिंग हुई थी, वो अपने आप में हिंदुस्तान की जो पहचान है वो बनाए रखने में बहुत ही अहम साबित हुई है। लेकिन बात है ग्लोबल टाइम्स ने जो दावा किया कि सर्दियों में हमला कर सकता है, ये दरअसल बताने को दुनिया की कि हिंदुस्तान आक्रामक मोड में है,
ये बताने की कोशिश नहीं, हिंदुस्तान की जो पहचान है उसको कहीं ना कहीं छुपा करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान इस कोशिश में है कि वो चीन पर हमला करे, जबकि हिंदुस्तान की असल पहचान ये है कि हजारों अब तक के दर्जनों मीटिंगें जो हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई है कि एलएसी में बातचीत के जरिए मसले का हल, बिल्कुल, और यही पहचान को वो मस्त करना चाह रहा है। ये पहचान और छुपाना चाहता है। एक बड़ी खबर एक और जो ग्लोबल टाइम्स और इन जैसी खबरों पर एक बड़ा सवाल पैदा करती है, और स्पेशली सवाल पैदा करती है बीजिंग की पॉलिसी पर। इप्सास एक ऐसा ग्रुप है जो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। इप्सास का क्या कुछ कहना है? इप्सास ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत आज के दिन में एक मजबूत पोजीशन पर खड़ा है। इप्सास का मानना है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा है, और अगर आज चीन लड़ने की कोशिश करेगा लद्दाख के अंदर तो वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ब्लैक टॉप और अन्य टॉपों पर जीत के बाद इप्सास का बड़ा खुलासा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत लगातार कोशिशें अमन की कर रहा है, लेकिन बीजिंग की तरफ से जो पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है वो किसी न किसी तरीके से बहुत खतरनाक है विश्व के लिए। इप्सास कौन है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है जो यूरोपियन यूनियन के लिए भी काम करता है, और विश्व भर में इनकी रिपोर्ट को काफी महत्वता से लिया जाता है। रहमत फटाफट से इस पर आइए और उसके बाद त्यागी साहब के पास चलूंगा इस पर। जी देखिए, बिल्कुल इप्सास की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई वो अपने आप में इस बात के सबूत के लिए है कि हिंदुस्तान, अभी हम जो ग्लोबल टाइम्स की बात कर रहे थे वो दरअसल सर्दियों का जो मौसम आता है और अभी चूंकि ऊंचाई वाले इलाके पर हिंदुस्तान का कब्जा है और हिंदुस्तान की आर्मी वहां पर अभी बहुत मजबूत पोजीशन में है, ऐसे में सर्दियों में हिंदुस्तान की आर्मी के लिए बहुत आसानी से वहां रहने सस्टेन करना आसान हो सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में चीन की जो आर्मी है वो बहुत ही मुश्किल से दो चार होगी। यही वजह है कि इस इप्सास की तरफ से जो दावा किया गया और ग्लोबल टाइम्स ने जो हवा उड़ाई है, ये जो सिचुएशन बन रहा है, माहौल बन रहा है, जो आने वाले सितंबर के बाद का महीना है वो कहीं ना कहीं उस तस्वीर को। त्यागी साहब, इप्सास की रिपोर्ट देखो सर, ग्लोबल टाइम्स कुछ भी कहे हमको रिएक्ट करने की आवश्यकता क्या है? मैं आपको छोटी छोटी 3 एग्जांपल देता हूं, एक ही दिन की बात है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अगर अब हिंदुस्तान ने कोई हरकत की तो हम 1962 से भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे, अमेरिका और हिंदुस्तान दोनों मिलकर भी लड़ लें तो चीन जीत जाएगा, ये ग्लोबल टाइम्स ने कहा। उसी समय जो चाइना के विदेश मंत्री थे वो पेरिस में कह रहे थे हम सरहद के ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं और हम हिंदुस्तान में जो विकास हो रहा है उसे गति देने में और भी हिंदुस्तान की सहायता करेंगे। कौन मांग रहा है उनकी सहायता? और तीसरा, उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसी रोज उनका बयान आया कि हमने तो पिछले 70 साल में एक भी युद्ध की शुरुआत नहीं की और हमने तो किसी दूसरे देश की 1 इंच भी जमीन नहीं कब्जाई। अब मुझे बताइए कि इन तीनों मुख्तलिफ बयानों में किसके ऊपर यकीन करें? इनके ऊपर यकीन करने का कोई मतलब नहीं है। ग्लोबल टाइम्स तो पहले से एक भोंपू है चाइना का, जो सरकार बोलती है वो बोलता रहता है, आपकी तरह से वहां पे इंडिपेंडेंट प्रेस नहीं है। लिहाजा ग्लोबल टाइम्स से हमारा कोई कंसर्न नहीं। हमारा ये कहना है कि हम अपनी तरफ से कोई पहली गोली नहीं चलाएंगे और हमने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर पहली गोली चाइना की तरफ से आएगी तो हम गोले बरसाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शैलेंद्र दुबे साहब, कर्नल टीपी त्यागी साहब, कर्नल जितेंद्र सिंह साहब और मेरे साथी रहमत कलीम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात सरहदों की है और सरहदें जिस तरीके से तैयार हो रही हैं आग उगलने के लिए, ये सरहदों तक ही महदूद नहीं रहेगा, इस बात को आप जान लीजिएगा। इसलिए हाथ उठाइएगा दुआओं के लिए कि पूरे खित्ते के अंदर अमन रहे, और अमन आपके, मेरे और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर आएंगे तो बैटल ऑफ लद्दाख जारी रहेगा।